नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और योगात्मक अभिक्रिया के बारे में जाना था, तो आइए देखते हैं आज कुछ पॉइंट्स जो रासायनिक अभिक्रिया का है वो पॉइंट देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट ये है कि जो देखिए यहाँ पर लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये आगे पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ नाम में आपको बहुत ज़रूरी है। एल्कीन और एल्काइन जो होती हैं वो योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। ये ध्यान रखना कि एल्कीन और एल्काइन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा है यहाँ पर CH2CH। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, ये नाम होता है एथीन। ये जो लिखा हुआ है हिंदी में इसका नाम होता है एथीन। ठीक है, इसके बाद ये जो ऊपर लिखा हो निकेल स्लैश पैलेडियम, ये उत्प्रेरक है और यहाँ पर ये रहेगा इसका ताप। ठीक है ना। तो जब ये कंडीशन मतलब एथीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे निकेल पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कितने ताप पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपका बनेगा एथेन गैस। तो बस ये रिएक्शन आपको कैसे याद रखना है कि इनकी रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से निकेल पैलेडियम की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा एथेन। कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर CH2 दो जगह है तो आपको CH3 और CH3 कर देना है बस। नेक्स्ट यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम होता है एथाइन या एसेटिलीन, और प्लस में लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो जो लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 लिखा हुआ है। निकेल पैलेडियम की उपस्थिति यहाँ भी रहती है और ताप भी सेम रहता है जो पहले था। तो यहाँ पर क्या करना है, आप एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि 3 बॉन्ड की जगह 2 बॉन्ड आ जाएंगे और जहाँ पर एक हाइड्रोजन है वहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह पर 2 हो जाएंगे और यहाँ पर भी एक की जगह 2 हो जाएंगे। तो रिएक्शन बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है जो यहाँ पर है, एथीन या एथिलीन इसका नाम होता है। और इसमें फिर से देखिए, अगर फिर से वहीं हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन यानी कि हमारी ये वाली रिपीट हो गई है यहाँ पर, देखिए ये। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। तो आप याद रखना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन तथा एल्काइन जो होते हैं, असंतृप्त में और भी आते हैं, एल्केन भी नाम होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना एल्कीन और एल्काइन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, और ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा को ग्रहण करती हैं। तो देखिए डेफिनेशन बता देते हैं। तो ऊर्जा विनिमय का मतलब होता है ऊर्जा का आदान प्रदान, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित या मुक्त होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो बस इसमें क्या बताया गया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित हो या मुक्त हो, और जहाँ पर हो रही है यानी कि जिस भी चीज़ में हो रही है या उस मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। अगर उत्सर्जित करेंगी तो ताप कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो थी डेफिनेशन। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है C+O2 बनेगा आपका CO2, और यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ ऊष्मा। तो यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, कितनी होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वैल्यू आपको बता भी दी जाए तो उसका कोई काम नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, वैल्यू याद रख के क्या करेंगे। रिएक्शन देखिए, ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। C+O2 बनेगा आपका CO2 प्लस ऊष्मा मुक्त होगी प्लस में ऊष्मा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है CH4 होता मेथेन प्लस O2, तो बनेगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो ये 2 रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सभी दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती हैं। दहन का मतलब होता है जो भी जलाया जाए वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो जिसमें भी दहन हो रहा है किसी भी चीज़ का, वो अभिक्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। हमारे शरीर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे शरीर में श्वसन द्वारा भोजन का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन यानी कि जो सांस लेते हैं हम, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में ग्लूकोज CO2 तथा H2O जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो श्वसन कैसी क्रिया है पूछा जाए तो ऊष्माक्षेपी, याद रखना ऑप्शन में पूछा जाएगा। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। होता क्या है, ग्लूकोज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। तो देखिए ये लिखा है ये वाला फार्मूला, केवल इतना फार्मूला लिखा है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण। जब भी ऑक्सीकरण होगा उसमें क्रिया होगी ऑक्सीजन की, तो आपका बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
यहाँ पर देखिए ये जो 6 का गुणा हुआ है और यहाँ पर भी 6 का और यहाँ पर भी, तो ये संख्या जो अलग से गुणा की गई हैं, ये वैल्यू मतलब ये जो गुणा किया गया रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किया गया है। ठीक है। अब देखिए वायु में धातु का जलना यानी कि जल रही है चीज़, बिना बुझे चूने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया आदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं? वायु में धातु का जलना, कोई भी धातु जल रही है, बिना बुझे चूने, देखिए बिना बुझे चूना होता है CaO, और जब रिएक्शन कराएंगे इसकी H2O से, CaO प्लस H2O कराएंगे तो आपका बन जाएगा बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये थे इनके उदाहरण। अब हम बात करेंगे ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होती हैं उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा क्या होती है? ग्रहण की जाती है, अवशोषित की जाती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही? अवशोषित, ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, तो अभिक्रिया मिश्रण का ताप यहाँ पर घट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, तो देखो यहाँ पर ताप की ज़रूरत होती है। अब आपको पहचानना है कोई अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या नहीं। अगर उसमें ताप की ज़रूरत हो रही है तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऐसा ध्यान रखना आप। ठीक है। तो N2 और O2 रिएक्शन करके बनाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं उनके 3 टाइप है, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर इसमें ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए सभी वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएँ ऊष्मा शोषी होती हैं। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि पदार्थ को अपघटित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती हैं वो ऊष्मा शोषी होती है। क्यों? क्योंकि पदार्थ को अपघटित करने के लिए ऊष्मा की उसमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।